बर्फ से ढके पहाड़ों और वादियों के इर्द गिर्द जो एक जीती जागती दुनिया बसती है, वहाँ जिंदगी कैसे चलेगी ये बर्फ तय करती है। पर दूध जैसी सफेदी के बीच की ये दुनिया उतनी ही रंगीन और जिंदा दिल है जितने की और कहीं। बस इसी अलग दुनिया को एक्सपीरियंस करने हम आ पहुंचे स्पीति। वैसे तो मेरे आने की एक बड़ी वजह थी स्नो लेपर्ड। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ स्नो लेपर्ड और बेशुमार ठंड के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला। पर जो मिला वो सिर्फ एक घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स की झलक नहीं थी, वो एक मुकम्मल नई दुनिया थी। सब कुछ धीमा लेकिन गहरा, ऐसा कि जैसे वक्त भी बर्फ की तरह जम गया हो और आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा हो लम्हात की पतली धारों में। भागदौड़ की जिंदगी से निकल के इस ठहराव की जिंदगी में आना एक अलग ही तजुर्बा था। सफर की शुरुआत दिल्ली से हुई। रास्ता करीब 3 दिन लंबा था। पहला स्टॉप था थानेदार। तो पहले डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम है थानेदार और दिल्ली से हमें करीब 12 घंटे लगे हैं यहाँ पहुँचने में। कल सफ़र शुरू होगा ताबो का, और ताबो मैंने सुना है बहुत ही सुंदर एरिया है। सो अब मॉर्निंग में उठेंगे एंड देन वी गोना स्टार्ट द एक्चुअल जर्नी। रात तो निकल गई, पर जब दिन में उठकर देखा तो थानेदार का नज़ारा ही अलग था। और ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच गर्म गर्म नाश्ता मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो थानेदार में एक बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग हो चुकी है और बढ़िया मौसम हो रहा है। अराउंड 9 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर है यहाँ पर। अब हमारी बारी है ताबो जाने की। ताबो का यहाँ से करीब 10 घंटे का रास्ता है और बताया गया कि ड्राइव बहुत प्यारी है। बट नाउ द थिंग इज अगले 3 दिन तक यहाँ पर रेगुलर बारिश दिखा रहा है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ कॉजिंग मी अ कंसर्न। बट एक्चुअली ओवरकास्ट वेदर, वैसे अगर स्नो लेपर्ड को शूट करने की बात की जाए तो अच्छा है, बट अगर लगातार बारिश हुई तो चैलेंज बढ़ सकता है। सो एनी वे इट्स माई फर्स्ट टाइम हियर, सो आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू। बट सामने बहुत सुंदर सुंदर बर्फ़ दिख रही है यहाँ से पहाड़ों पे। सो देखते हैं, कुछ तो बढ़िया मिलना ही चाहिए। कुछ देर में सफ़र शुरू हुआ हमारे अगले डेस्टिनेशन ताबो की ओर। बहुत पास पहुंच गए हैं हम अपने अगले डेस्टिनेशन ताबो के। एंड इट्स ब्यूटीफुल आउट हियर। ठंड है, बर्फ है यहाँ पर खूब सारी। ताबो अब भी 2 घंटा दूर है और हम अंधेरे में ताबो पहुंचेंगे। कोशिश ये थी रोशनी पहुंच जाए, बट स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई क्योंकि ड्रोन के सोल्यूशन ढूंढने लगे और अब यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। सो ताबो पहुंचते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? मैं शिवम हूँ और मैं हिमाचल पे रहता हूँ। अगर आपको इधर आना है तो आ सकते हो मेरे से मिलने। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, स्नो लेपर्ड देखा है क्या? ऐसे बोल रहे थे। देखा। अच्छा, कैसा दिखता है ये बताओ? एकदम लोमड़ी जैसा दिखता है। अच्छा, कलर बताओ उसका क्या होता है? पिंक ना? हाँ यार, पिंक होता है ना, और रेड स्पॉट्स होते हैं उसमें। झूठे शिवम, नहीं देखा ना स्नो लेपर्ड? ना, मेरा मुंह तो निकल गई। कहाँ देखा था आपने? यही नीचे क्या होते हैं, लियो कैंची के आसपास ही कहता है। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। बाय, थैंक यू, वेलकम।
यहाँ हमने एक और स्टॉप लिया क्योंकि हमारी मंजिल चीचम करीब 4200 मीटर्स की ऊंचाई पर है। 8-9 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं ताबो और यहाँ पे हम हैं स्पीति मड हट्स में। क्यूट लिटिल कोजी रूम। बेस्ट पार्ट अबाउट द रूम्स सो फार इज कि यहाँ पे हॉट ब्लैंकेट है। मतलब जहाँ पे मुझे हॉट ब्लैंकेट मिल रहा है सुकून है भाई, सुकून। मन कर रहा है आगे सारे हीटर एक साथ ऑन कर दूँ। ठंड तो खूब है। प्रॉपर्टी में भी ऑफ कोर्स स्नोफॉल हुआ ही है। कितनी हाइट पे होगा ये? 3200 मीटर्स। कल से हमारा ऑल्टीट्यूड भी बढ़ रहा है। वैसे अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हाई एल्टीट्यूड में आना है तो आपको अबाउट 48 आवर्स पहले ही डायमोक्स जो मेडिसिन होता है वो लेना पड़ता है, नहीं तो यहाँ लेंगे कोई इसका बेनिफिट नहीं है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है, डायमॉक्स तो खाई नहीं। ओके, देयर यू गो। सो कल हमारा ट्रैवल शुरू होगा अब फाइनली चीचम की ओर। चीचम यहाँ से 70 किलोमीटर है, 2 घंटे का रास्ता है और ये 1000 किलोमीटर्स का ऑल्टीट्यूड गेन है क्योंकि अभी हम 3500 के आसपास हैं। चीचम 4500 के आसपास है। सो कल स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है सिवाय ठंडी लग रही है, बाकी सब एकदम मस्त है एंड सुपर एक्साइटेड। अब थोड़ा टमाटो सूप पीते हैं, थोड़ा काम खत्म करते हैं और फिर बेहोश होके सो जाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हमारा तीसरा दिन है स्पीति के रास्ते में। एक्चुअली स्पीति तो हम टच कर चुके हैं। आज हम ताबो में हैं और हमको रात को ताबो में ही स्टे किया था और पहुंचना है हमको चीचम। न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई है साइटिंग्स की, बट एक चीज़ का बहुत खास ख्याल जो आपको रखना पड़ता है व्हेन यू आर गेनिंग द ऑल्टीट्यूड इज़ AMS। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बहुत स्पीड से ऑल्टीट्यूड गेन करते हो तो कभी कभार डिजीनेस, वॉमिटिंग, नॉजिया, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। लकीली अभी तक सब कुछ सॉर्टेड है, ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं है हमको। अभी हम अराउंड 3200-3300 पे हैं और हमें 4500 के आसपास जाना है। तो आज का जो ऑल्टीट्यूड गेन होगा वो स्टीप होगा। जो रिकमेंडेशंस है वो सबकी है क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ इस ट्रिप पे, तो सबकी रिकमेंडेशंस ये हैं कि आज जाके रेस्ट करो, डे ऑफ लो, चिल करो और कल से जो है वो साइटिंग्स की रिपोर्ट लेके स्नो लेपर्ड के पीछे जाना। सोचा अभी तक यही है, ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। सो आई जस्ट होप एवरीथिंग गोज वेल एंड वी गेट टू सी समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तीसरे दिन हम निकले चीचम की ओर। पर इससे पहले हम पहुंच पाते एक कॉल आया। हमें पता चला कि स्नो लेपर्ड का एक मेटिंग पेयर दिख रहा है। ये लांगजा में स्नो लेपर्ड दिखाई दे रहा है, काजा गेट से ऊपर है, जल्दी जल्दी आओ। लांगजा में लेपर्ड दिख गया, कॉल आ गया और 2 मिनट के अंदर मेरे हाथ जम गए बाहर खड़े हुए, फ्रोजन टू द कोर। झूले झूले मीन्स हेलो हेलो dorje टेंशन चैटू बेस्ट। पिछले साल तो 20 मिनट मौका था पर साथ ही मुश्किलात भी थे। पहले तो ट्रैक करना था और अभी हम एक्लिमेटाइज भी नहीं हुए थे। ये एक बड़ा रिस्क था जो ज्यादातर लोगों को शुरू में मामूली ही लगता है। हमें भी लगा, तो हमने भी स्नो लेपर्ड को देखने के जोश में AMS का भारी रिस्क नजरअंदाज कर दिया। I think I can barely sleep. हार्टबीट बहुत तेज है, डिजीनेस उतनी नहीं है पर हार्टबीट तेज होने की वजह से डिस्कम्फर्ट है। एंड इफ आई वॉक तो मुझे बहुत जल्दी सांस चढ़ रहा है। इफ आई गो टू द लू ऑल्सो सांस बहुत तेज चढ़ रहा है। पिछले 2.5-3 घंटे से मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ पर बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी, क्योंकि हार्टबीट और ब्रीथिंग बहुत बहुत तेज है। एप्पल वॉच बार बार वार्निंग दे रही है 130, 129, 132 और ऑक्सीजन चेक की 86% है। पता नहीं कितना रिलायबल है पर अभी फिलहाल बहुत डिस्कम्फर्ट है। बर्फ आपकी जिंदगी बदल देती है, ये यहाँ आकर मालूम हुआ। यहाँ लोगों ने बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में जीना सीख लिया है। ये उनकी आसान सी जिंदगी का एक मुश्किल सा हिस्सा है। उनके लिए तो शायद उतना मुश्किल नहीं होगा पर हमारे लिए ये बड़ी दिक्कत बनने वाली थी। पर जितनी मुश्किलें थी उतना ही मजा भी आ रहा था। ठंड तो सुबह शाम लगती थी पर वहाँ गुजारा हुआ एक एक मिनट एक नई मेमोरी देके जाता था। यहाँ के बच्चे बर्फ में खेलते हैं, बड़े मुस्कुराते हैं। जितनी ठंड है उतनी गर्मजोशी भी है। जब हर चीज जम जाती है तब घरों के अंदर ये बुखारी सबको बचा के रखती है। हर घर के बीचों बीच इस पर खाना भी बनता है और ये सबको गर्म भी रखती है।
अभी तो बहुत कम बर्फ पड़ रहे हैं यहाँ। हमें बहुत नुकसान होता है खेती बाड़ी में और खाने की पीने में, क्योंकि पानी नहीं आएगा। अगर बर्फ नहीं है तो हमारे जो चश्मे का पानी है वो सब सूख जाते हैं धीरे धीरे। मैंने तो कभी स्नो लेपर्ड नहीं देखा है, बुजुर्गों से सुना तो है कि यहाँ खुद में आते हैं रात को। हम लोग बेड़ों को घर के बाहर रखते हैं जी, तो रात को स्नो लेपर्ड ने अटैक करके एक ही बेड़े में जितने सारे भेड़ बकरी सब है सबको बारी बारी से उन्होंने किल करके चले गए जी। और पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। वो बेस्ट साइड मेरे ब्रिज में था, जिचम ब्रिज में कोई नहीं था, मैं अकेले था, गया, दोनों थे, दो लेपर्ड थे। बेस्ट था वो मोमेंट, यानी कि वो सबसे नज़दीक था हमारे, मेरे हिसाब से। स्नो लेपर्ड, घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, स्पीति के जंगलों का सबसे शर्मीला और सबसे पावरफुल शिकारी। उसकी एक झलक के लिए लोग महीनों लगा देते हैं इंतजार में। हम लकी थे, ज्यादा वक्त नहीं लगा और चीचम पहुंचते ही हमें 2 स्नो लेपर्ड दिख गए। पर जगह पता होने के बाद भी उसे ढूंढने में काफी मुश्किल हुई। 1 hour 2 लेपर्ड्स हैं, मीटिंग पेयर है, मेल एंड फीमेल, और एक और ऊपर से किसी को दिख रहा है। सो एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो पार्ट ऑफ द फैमिली की नहीं, मोस्ट लाइकली तो होना ही चाहिए बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी टेरिटोरियल। तो इस एरिया में एक ही फैमिली होगी लगभग। यहाँ स्नो लेपर्ड के साथ एक चीज़ और है, किम्बरफिच के अलावा उसकी टेरिटरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, और टेरेन ऐसा है। सो दैट्स वाई स्पॉटिंग इट इज़ ऑल्सो चैलेंज। ढूंढना अपने आप में एक चैलेंज है, और फिर उसके बाद इतने बड़े एरिया में दिख जाना भी एक चैलेंज है। हर दिन स्नो लेपर्ड करीब 5 से 10 किलोमीटर चलता है, कभी शिकार के लिए, कभी बस अपनी टेरिटरी का मुआयना करने के लिए। जंगल का बैलेंस भी काफी हद तक इसी के हाथों में है, या ये कहिए पंजों में। ना जरूरत से ज्यादा, ना जरूरत से कम, बस नपातुला जरूरत भर का शिकार करता है। हमें 2 लेपर्ड्स दिखे, एक मेल और एक फीमेल। ये दोनों मेटिंग में थे और एक लेपर्ड दूर कहीं जोर जोर से आवाज कर रहा था। स्नो लेपर्ड के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है इन बर्फीले जंगलों में। उसमें से एक है रेड फॉक्स, छोटी सी, सुंदर सी, पर बहुत तेज तर्रार। रेड फॉक्स दुनिया की सबसे ज्यादा जगह पाए जाने वाली कार्निवोर्स में से एक है, और ये भी काफी टेरिटोरियल है। अपना एरिया मार्क करती है सेंट और ड्रॉपिंग से। कभी कभी अपने शिकार को धोखा देने के लिए फेक कॉल्स भी करती है। चकमा देने में माहिर, मिमिक्री की फुल ऑन उस्ताद है ये। स्पीति के जंगल बस प्रेडेटर्स से आबाद नहीं है, यहाँ आइबेक्स भी मिलते हैं। आइबेक्स हैं पहाड़ों के जिम्नास्ट्स। इतनी आसानी से चट्टानों पे चढ़ते हैं जैसे ग्रेविटी का कोई प्रिंसिपल इन पर लागू ही नहीं होता। इनके सींग इनका क्राउन भी है और इनका हथियार भी। और ये है भरल, ब्लू शीप, नीली भेड़। ना पूरी तरह नीली दिखती है, ना पूरी तरह भेड़, पर यह है स्नो लेपर्ड का फेवरेट ब्रेकफास्ट। बेहद तेज और बहुत बड़ी आईसाइट वाले। जरा सी भी हरकत इनकी निगाह से बचकर जा नहीं सकती, इसलिए स्नो लेपर्ड को काफी एहतियात और हुनरमंदी से काम लेना पड़ता है इनका शिकार करने के लिए। खाना इतनी आसानी से कहाँ नसीब होता है। बस ये शिकारी और शिकार के खेल ही स्पीति के बर्फीले जंगलों का असली रोमांच है। सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं, स्पीति की ताकत उसके लोग भी हैं। ठंड में काम करना, बर्फ में बिना थके, बिना रुके चले जाना और मुस्कुराते रहना, ये कुछ चीजें इनसे सीखने लायक है। स्नो लेपर्ड के साथ जीते हैं और कभी कभी वो इनकी कैटल हंट भी कर लेता है, पर उसे कभी दुश्मन नहीं बनाया। आज वही लेपर्ड टूरिज्म ला रहा है, इनके लिए उम्मीद ला रहा है, रेवेन्यू बढ़ा रहा है और खुशहाली ला रहा है। पहले तो बहुत कम आते थे ना टूरिज्म, ये फोटोग्राफर्स। आजकल तो बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बढ़िया है, अभी अच्छा दिख रहा है। टूरिज्म से हम वहाँ कैफ़े चलाते हैं, महिला मंडल का एक कैफ़े है वहाँ। घर वगैरह तो नहीं बनाते, पर ऐसे टेबल बिछा के फिर बेचते हैं। टूरिस्ट का इंक्रीज तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि टूरिस्ट की वजह से जो कूड़ा कचरा फेंके जाते हैं वो जगह जगह फैला के जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सही जगह पर एक्सपोर्ट होने चाहिए। सुबह उठ के सर्दियों में हम अपने गाय पाले होते हैं, उनको घास देना, फिर उनके बाद अपना पूजा पाठ करना, फिर अपने घर का रोज़मर्रा का काम करना, खाना बनाना परिवार का। फिर औरतें सर्दियों में ये गलीचा बुनते हैं, वो काम करते हैं। मौसम में काफ़ी बदलाव देखा मैंने। पहले तो काफ़ी बर्फ पड़ते थे, बहुत बर्फ पड़ते थे कि जाने के लायक नहीं होते थे, बड़े मुश्किल से हम जाते थे। चैलेंज यही होता, लाइट
अब लाइट नहीं था, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बर्फ ज़्यादा पड़ा, पानी बहुत कम है, कभी मरीज हो जाए, कभी बीमार हो जाए, तो उसके लिए रोड बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं जी, हम यहीं पर सही सही है जी, बिल्कुल ठीक है जी। हमें लगता है भगवान ने हमें इसी जगह के लिए बनाया है स्पेशली। कुछ भी कह लो, पहाड़ की ज़िंदगी होती बहुत मुश्किल है। पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत होते हैं ना, वहाँ की ज़िंदगी उतनी टफ होती है, और जितनी हाइट पर आप जाओगे पहाड़ों में, उतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको। स्नो लेपर्ड देखना सपना था, पर स्पीति ने सिर्फ वही नहीं पूरा किया। स्पीति ने जिंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव सा दे दिया। वहाँ ऊपर चीचम में 5 दिन बर्फबारी में फंसे रहना, रातों को स्नो स्टॉर्म में चलना, बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ी चलाना, और ये समझना कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं और जो हमारे बस में नहीं, उसके लिए परेशान होने का कोई फायदा नहीं। ये सब हमने यहाँ के लोगों के साथ रहकर सीखा। जानलेवा ठंड से दोस्ती, हर रोज नए तजुर्बे, नई चुनौतियाँ, नए चैलेंजेस। आज हमें करीब 3 दिन हो गए चीचम में। 2 दिन से नेटवर्क नहीं है। स्नोफॉल बहुत हुई है, इस वजह से हम चीचम में फंसे हुए हैं इस वक्त। ये बर्फ पड़ के ना आज 6वां दिन है, और 6 दिन में भी ये अभी हम डोज़र आएगा। डोज़र पहले कीपर किया, और चिचम में अभी 4था दिन में निकल रहा है, 6वां दिन में। 2 दिन तो आए नहीं कल से, तभी हमको बहुत प्रॉब्लम है। कल एक बंदा एक्सपायर हो गया, और एक बीमारी औरत अभी पीठ पे लेके वो कत लेगी। क्या लगता है कब तक फंसे रहेंगे? कुछ कह नहीं सकता। और सिर्फ ये छोटा मोटा रास्ता नहीं है, 150 किलोमीटर का ताबू तक बता रहे हैं कि रास्ता किन्नौर तक, जो इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है वो, जहाँ पे यहाँ पे तो सेफ है सब कुछ। कुछ भी हो जाता है, और काफ़ी टाइम तक रोडें ओपन नहीं होती। अभी मालूम नहीं है कब तक खुलने वाला है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता या इससे भी ज़्यादा। And when I'm here, it's actually very different because हम लोग ये 1 बार झेल रहे हैं, 2 बार झेल रहे हैं, जब आते हैं तब झेलते हैं, बट जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, they've been facing this all their life. And मॉर्निंग में मैंने देखा कि वो कोशिश कर रहे थे रास्ता खोलने की, जबकि उनको पता था कि पता नहीं हेल्प कब आएगी या नहीं आएगी, नेटवर्क नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही है नीचे से, पर फिर भी वो कोशिश कर रहे थे अपने एंड पे अपनी गाड़ी से रास्ता खोलने का, जो कि नहीं खुल रहा था, but still everybody in the village was trying. So when you see all this, you see when life is totally standstill. मतलब शायद 2-3 दिन से ये गांव बिल्कुल कट ऑफ हुआ है, और पता नहीं कितने दिन तक कट ऑफ रहेगा, but that is how it is over here. ये सफ़र तो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए था, पर जिंदगी को देखने का एक नया नज़रिया दे गया।